मुखिया एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। भूमिका बांध रहा था कि मुखिया ऐसा दिखता होगा, मुखिया वैसा दिखता होगा। उस समय जो फिल्मों में दिखाया जाता था कि अंडरवर्ल्ड ये डॉन्स किस तरीके के होते थे, माफियाज जैसे होते थे, इतनी बड़ी आर्म्ड मिलिटिया का जो मुखिया होगा वो कैसा दिखता होगा। BBC लंदन एक महीने का कैंप लगा के रहते थे कि मुखिया से मुलाकात हो जाए। विश्वास नहीं कीजिएगा कि जब मुखिया जी की अरेस्टिंग हुई, पूरा भारत इंतजार कर रहा था कि कौन है मुखिया। क्या मजबूरी थी प्रिंट मीडिया की, बड़े प्रिंट मीडिया हाउस की, कि नक्सलियों को बूचर ना कह के रणवीर सेना को द बूचर ऑफ बिहार कहना पड़ा। अब मुखिया जी ने कहा कि 9 का बदला 90 से लेंगे, लेकिन कह तो दिया। आने वाली पीढ़ियों के साथ आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप अपने सोना बेचकर लोहा खरीदिए। और रातों रात कहा जाता है कि मध्य बिहार का सारा ग्रामीण बैंक दिवालिया हो गया। उन्होंने प्रत्येक घर से कोख मांगा कि अपना एक बेटा सेना के रूप में दीजिए। क्या ये सही है? मुखिया जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। गया से मुखिया जी पैदल चल दिए पटना के लिए, और उनके साथ दस्ता चलता था, हथियारबंद दस्ता। दूर से ही हंगामा हो गया कि रणवीर सेना आ रही, रणवीर सेना आ रही। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 8 लोग लड़ रहे थे 300 के फोर्स से। तो इस संगठन से बड़ा कोई हिंदुवादी संगठन भी नहीं है। आपने जैसे कि बताया नक्सलियों का या तमाम जितने भी संगठन थे जो रणवीर सेना के खिलाफ थे, तो उनको जो फंडिंग मिलती थी वो LTTE और चाइना से आती थी। इतना बड़ा फंड वाला जो मतलब संगठन एक विपक्ष में है, उसको कोप अप कैसे किया रणवीर सेना? उसकी फंडिंग कहाँ से आई? देखिए, बात सही है कि नक्सली संगठनों की फंडिंग चाइना और LTTE जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर रहे थे। लेकिन जब चुनौती सबसे बड़ी थी मुखिया जी के साथ कि आपने एक इतना बड़ा ठान तो लिया है यज्ञ, महायज्ञ, इसको पूरा कैसे करेंगे? तो मुखिया जी ने सबसे पहली जो कोशिश जो आरंभ की, उन्होंने हर जो किसानों का गांव था वहाँ पहला विजिट शुरू किया। हर गांव में जाकर उन्होंने लोगों से बात करनी शुरू की। उन्होंने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया। जो लोग बाहर रह रहे थे, जो लोग शहर में रह रहे थे, आपको हमने पहले बताया कि बेलाउर में उन्होंने कहा कि दशांश अपना जो आपका सैलरी है उसका आप कम से कम अपने गाँव को दीजिए, जो लोग लड़ रहे हैं उनको। उसके बाद मुखिया जी ने हर किसान का, जो बड़े किसानों का गांव था, जो सवर्णों का गांव था, उन गांवों में भ्रमण शुरू किया। वहां जाकर उन्होंने अपील की कि कुछ नहीं, आप जो किसान है, क्योंकि जान रहे थे कि नाकाबंदी की वजह से लोगों के पास अनाज नहीं था, फसल नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी अनाज हमको आप संगठन को दे दीजिए। तो देखिए, एक मुट्ठी तो कहने के लिए है, कोई भी किसान अपने आप को छोटा नहीं गिनाना चाहेगा कि वो कितना भी गरीब हो। एक मुट्ठी धान देने से तो जरूर कतराएगा। नतीजा ये हुआ, एक समय ऐसा आया कि लोगों ने जब देना शुरू किया मुखिया जी को अनाज, तो कई बार एक गांव में 3 ट्रक 3 दिन तक अनाज ढोवाते जा रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। इतना लोगों ने दिया अनाज, सिर्फ खखन में, इस उम्मीद में कि शायद हमारा गांव में से भी नाकाबंदी हट जाए, या फिर हम लोग जो फेस कर रहे हैं सिचुएशन ना फेस करना पड़े। ये सबसे बड़ा फंडिंग का सोर्स बना। हथियार कहाँ से आएंगे? पहले ये हुआ कि ठीक है, लाइसेंसी हथियार, तो वो भी पूरा बिहार तो आपसे कनेक्टेड नहीं है। तो उस वक्त अभी जो फिलहाल आप सुशील बाबू का नाम सुने होंगे, औरंगाबाद के सांसद है, राजपूत समाज से ही थे, सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद हो गए इस साल, पिछले साल। उनके पिताजी थे लूटन सिंह। मुखिया जी उनके पास पहुंचे क्योंकि उनका मोहर जो था वो आरा जिला में था, फुआ का शायद गांव था आरा जिला में। तो मुखिया जी वहां उस नाते पहुंचे। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सुशील बाबू के पिताजी से, लूटन बाबू, संगठन तो लड़ने के लिए तैयार है नक्सलियों से, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है, पैसे नहीं है हथियार खरीदने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए का आप 25 लाख रुपए, आप लोग बड़े लोग हैं, लुटन सिंह जो थे वो बहुत बड़े शुरू से जमींदार थे लोग। तो उन्होंने कहा कि तो आप हमको फंडिंग 25 लाख का दीजिए। लुटन सिंह ने कहा कि
देखिए 25 लाख रुपए उस समय मायने रखते थे। बहुत बड़ा तो बोले आंकड़ा 25 लाख रुपए तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ हम आपको हथियार से मदद कर सकते हैं। और 10 लाख रुपए उन्होंने उस समय, ऐसे 10 कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 5 लाख रुपए का मदद उन्होंने किया, और 5 ऑटोमेटिक हथियार उन्होंने संगठन को दिया। तो आप सोचिए कि 5 ऑटोमेटिक हथियार और 5 लाख या 10 लाख रुपए और 25 लाख से तो ज्यादा हो गया ना, इनको खरीदने में बनता, मिलता नहीं मिलता। पहला हथियार वहां से हुआ, पैसे की कुछ इंतजामात हुई। उसके बाद एक राजपूत महिला थी, ये कहानी किंवदंतियों से ही आई है, लेकिन लोगों ने मोहर लगाया कि बात सही थी, संगठन के लोगों ने। 100 बीघा जमीन था, किसी नरसंहार में या फिर नक्सलियों द्वारा उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया था। तो उन्होंने अपना 100 बीघा जमीन संगठन को दे दिया था कि इससे आप लोग को जो खरीदना है, हथियार चाहिए, फंडिंग चाहिए, जिस तरीके से आप लोग इससे कर सके आप लोग इसको कीजिए, और हम चाहेंगे कि और किसी का मांग या कोख सुना न हो हमारे देने के बाद। तो ऐसे कई लोग आगे आए जिन्होंने मदद की। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुखिया जी जिस गांव में गए वहां से उनको भगा दिया गया, हटा दिया गया। लोग ऐसा कई गांव था जहां लोग बैठने नहीं देना चाहते थे कि आप अपने जगह आग लगा कर आए हैं, आप हमारा भी जगह पर ये कर दीजिएगा। कई ऐसा जगह था जहां मुखिया जी की बेइज्जती की गई, लेकिन उस व्यक्ति ने ठान रखा था कि हम ठीक है। लोग शुरुआत में जब आप कोई भी काम के लिए निकलते हैं तो आपको लोग चुनौतियां आती हैं, लोग आपकी निंदा करते हैं, आपको पहले लोग आपका मनोबल तोड़ने का कोशिश करते हैं, आपको किसी तरीके से गिराने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन सब चीज़ों से को टैकल कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तब लोग आपका सम्मान करना शुरू। जैसा कि आपने बताया अभी, एक मुट्ठी अनाज वाला और एक सुना कोख वाला जो औरत ने अपना संदर्भ दिया उन्होंने, तो एक वाकया और आता है मुखिया जी के, जब रणवीर सेना की बात होती है, मुखिया जी के पहल की बात होती है, तो कि उन्होंने प्रत्येक घर से एक कोख मांगा कि अपना एक बेटा सेना के रूप में दीजिए। क्या ये सही है? मुखिया जी ने कहा हर घर को कि अपना एक बड़ा बेटा। गुरु गोविंद सिंह का एक थ्योरी था जिसमें गुरु गोविंद सिंह कहे थे कि सिखों के लिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर घर से हमको एक बड़ा बेटा चाहिए। और उसके बाद उन्होंने वो 1.25 लाख से 1.25 लाख से एक लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम का हुआ था कि पंछी से मैं बाज लड़ावा। तो उन्होंने भी यही थ्योरी अपनाई थी। गुरु गोविंद सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कहा था कि एक एक बच्चा आप अपने हर घर से दीजिए, क्योंकि एक कमाएगा, एक खेती करेगा, और अगर तीसरा बच्चा है तो या तो हमको दे दीजिए, और नहीं तो जो गांव में आपके खेत को देखने के लिए बैठा है वो लड़का हमको दे दीजिए, तभी हम आपके गांव की जमीनों को बचा सकते। इतना समाज मतलब संगठित हो चुका था, बड़े बड़े मजबूरी हो गई थी लोगों की। हाँ, मजबूरी ही रही, लेकिन लोगों ने पैसे के रूप में, जमीन के रूप में, अनाज के रूप में हर तरह से रणवीर सेना को फंड किया। तो फिर लोहा बेच के सोना बेच के लोहा खरीदने का, माफ कीजिएगा, सोना बेच के लोहा खरीदने की नौबत क्यों आई? देखिए यहाँ तो आपने इतना दूर तक का तो अपना इकट्ठा कर लिया, जो भी आपकी सामग्री आपको इकट्ठा करनी थी, लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग्स के सामने कहाँ एक पूरा देश एक फंड कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और कहाँ सिर्फ एक जिला के कुछ लोग फंड कर रहे हैं। तो क्या उतनी बड़ी आर्म मिलिटिया से लड़ने के लिए एक मुट्ठी भर लोग जो अभी तैयार हो रहे हैं, उनके लिए इतना पैसा पर्याप्त है या लड़ पाएंगे? तो उसके लिए और पैसे की आवश्यकता, और लोगों की आवश्यकता हुई। तब मुखिया जी ने लोगों से सामूहिक तौर पर अपील किया कि आप जो गहने अपनी बेटियों के लिए बनवा कर रखे रह गए, और आपकी बेटियां कुंवारी रह गई, शादी नहीं हुआ, उन गहनों को अब घर में रख कर क्या कीजिएगा? अगर और आने वाली पीढ़ियों के साथ आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप अपने सोना बेचकर लोहा खरीदिए। और देखिए, कोई भी किसान या कोई बाप नहीं चाहेगा कि हम अपनी बेटी के लिए रखा हुआ सोना खरीद के बेचकर और हम हथियार खरीदने चाहे लो। उस वक्त की मजबूरी बन गई थी कि अगर हम नहीं बेच कर लेंगे तो शायद हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत संभाल नहीं पाएंगे, शायद हम इस चीज़ से उबर ही नहीं पाएंगे। तो मुखिया जी की उस बात को लोगों ने बहुत संजीदगी से लिया। मुखिया जी ने एक बार आह्वान किया जब कि मध्य बिहार के जितने ग्रामीण बैंक हैं उसमें से हमको पैसे की आवश्यकता है और हर घर से हमको इतना रुपया चाहिए। ऐतिहासिक घटना रहा वो भी बिहार। ऐतिहासिक घटना थी कि रात भर में
ग्रामीण बैंकों के सारे खाते खत्म हो गए, पूरे बैंक खाली हो गए, हर व्यक्ति अपना अपना पैसा निकाल लिया था ग्रामीण बैंकों से, और रातों रात कहा जाता है कि मध्य बिहार का सारा ग्रामीण बैंक दिवालिया हो गया। तो मुखिया जी का ये प्रभाव था, क्योंकि लोगों को विश्वास बनने लगा। उसके बाद मुखिया जी की कार्यशैली ऐसी थी कि जो भी देखिए, आप हो, हम हो, कोई हो, मुखिया जी हो, निस्वार्थ भाव से किया हुआ कोई भी सेवा अगर लोगों को दिखने लगता है कि हाँ आप निस्वार्थ है, तो आपके प्रति समर्पण, आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति यकीन बढ़ जाता है। और लोगों ने वो यकीन अभी तक, हमको लगता है कि आज तक में सिर्फ एक मुखिया जी के लिए वैसा यकीन दिखाया, उसके बाद कोई उतना विश्वसनीयता ले नहीं पाया समाज का। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन दर्शकों के साथ हमें भी आ रहा है कि रणवीर सेना का हम लोग बात बात पे आते आते भी आ चुके हैं। ये जब संगठन बना तो वो अखिल भारतीय किसान महासंघ था, रणवीर किसान महासंघ। हाँ, फिर वो रणवीर सेना कैसे बन गया? देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्र, इसके बाद अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन भी बना। रणवीर सेना तत्कालीन सरकार ने इसको नाम दे दी, क्योंकि रणवीर महासंघ तो बना, तो तत्कालीन सरकार जब एक खोपरा में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर एक दो जब नरसंहार हो गए, तब तत्कालीन सरकार ने इसे अखिल भारतीय रणवीर किसान महासंघ न बोलकर रणवीर सेना से संबोधित किया, और वो नाम पेपर में छपने के बाद इतना ज्यादा प्रख्यात हो गया कि पूरी बिहार की जनता उसे रणवीर सेना के नाम से ही जानने लगी। तो ये नाम जो है उसको रणवीर सेना, ये सरकार का दिया होता है, रणवीर सेना कोई नाम नहीं था। अच्छा, ये सरकार ने दे दिया, तो लोगों ने होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया इसको। तो चलिए, अभी मतलब हथियार मिल गए, सब सेना भी बन गई, गठन भी हो गया, सब कुछ। नरसंहार पहला क्या हुआ? पहला कदम रणवीर सेना की क्या थी? देखिए, पहला कदम आप नक्सलियों का, अगर रणवीर सेना का प्रतीकात्मक जो पहला नरसंहार था, उस पर बहुत विवाद हुआ। सच्चाई में उस वक्त की पुलिस ने संगठन की मदद की थी, क्योंकि देखिए, प्रशासन भी चाहता था कि हम बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करें। उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, हथियार नहीं था, हथियार सही मायने में मतलब उनके पास अत्याधुनिक हथियार न होने की वजह से वो लोग लड़ नहीं पा रहे थे नक्सलियों से। तो आखिर उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, और रणवीर सेना को उन्होंने समर्थन किया। पहला नरसंहार पुलिस वालों ने ही जाकर किया था, रणवीर सेना का नाम उसमें दे दिया गया था। उसमें कई पुलिस अधिकारी शामिल थे, नाम नहीं बोलना चाहेंगे इस पर, क्योंकि अब भाई सबका अपना अपना गोपनीयता, लेकिन मदद किया गया। पहला ये एक नक्सलियों को ये देने के लिए, उनको एहसास दिलाने के लिए कि कोई तुम्हारे लिए एक संगठन और पैदा हो गया है जो तुमको अब रोकने के लिए का काम करेगा, क्योंकि 2 साल से तो उनका मन बढ़ा हुआ था। तो 94 में पहला एक खोपरा में नरसंहार हुआ, 4 लोगों का नाला के पास हत्या कर दिया गया। प्रशासन सादे वर्दी में जाकर लोगों की मदद की, क्योंकि उस समय इन लोगों को नरसंहार करने का आइडिया नहीं था कोई भी। मुखिया जी ने एक वाकया है बहुत ये वाला, हंसी वाला, कि मुखिया जी ने शुरुआत में हथियार जब नहीं जिस समय खरीदाया, तो नरसंहार तो हो चुके थे। अब मुखिया जी ने कहा कि 9 का बदला 90 से लेंगे, लेकिन कह तो दिया। उन्होंने लोगों को भेजा कि एक काम कीजिए, आप लोग बताइए कितने लोग इसके लिए कार्रवाई के लिए रेडी हैं। तो सब लोग मुखिया जी के सामने अपना CR बनाने के लिए सब लोग तैयार हो गए। पटना में उस समय कलेक्ट्रेट था, गांधी मैदान, कारगिल चौक जहां आप देख रहे हैं, अभी भी अब फिर से बन गया नया कलेक्ट्रेट वहां पे। तो कलेक्ट्रेट था वहां पे, और कलेक्ट्रेट में पहले जैसे कारगिल चौक के पास अभी आप टेम्पू स्टैंड देखते होंगे, बहुत सारा टेम्पू ऑटो लगा रहता है। भगत सिंह का जहां मूर्ति है, कारगिल चौक है, वहां पे उस वक्त टांगा हुआ करता था। अगर आप 2000 के पहले अगर आए होते पटना, तो वहां टांगा चलता था, टेम्पू उस समय नहीं था उतना। तो कलेक्ट्रेट में रात में सारे टांगे वाले सोते थे लाइन से। तो मुखिया जी चाहते थे कि एक इतना बड़ा हम ये दें, मतलब एक न्यूज़ दें कि पूरे भारत में ये न्यूज़ या विश्व में पता चल जाए कि इससे बड़ा नरसंहार नहीं हो सकता। मुखिया जी ने कहा कि आप लोग गिनती करके आइए। कुछ लोगों को अरवल से भेजा गया कि आप लोग गिनती करके आइए कि वहाँ कितने लोग हैं। तो 1-2 लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट, वहाँ रात में गिनती हुई तो 90 टांगे वाले सोते थे वहाँ। तो 90 टांगे वाले सोते थे, तो हुआ कि लोग आकर यहाँ दिए कि 90 लोग वहाँ सोते हैं, वहाँ हैं। तो बोले कि अब तो आखिर हमको दिखाना पड़ेगा ना कि
जिस तरीके से तुम विवत्सता कर रहे हो, तुमसे भी क्रूर अगर हम होंगे तब ना तुम हमसे डरोगे। तो इन्होंने बोला कि तो फिर 90 लोगों को मारने के लिए 270 लोग चाहिए। तो हुआ कि मारेंगे कैसे? तो उस समय तो चेंज छोटा करने वाला सिस्टम था। आपका जनेऊ अगर पकड़े गए, आप जनेऊ पहने हुए या शिखा रखे हुए, लोगों ने शिखा रखना बंद कर दिया था, जनेऊ पहनना बंद कर दिया था, अपना नाम में अपना टाइटल लगाना बंद कर दिया। लोग टाइटल राज ही रखने लगे थे कि किसी कारण से मेरा टाइटल नहीं मेरा मौत का कारण बन जाए। तो मुखिया जी ने कहा कि कांता होता है, देखते हैं काटने वाला कांता जो रहता है, आलमगंज है यहाँ पटना में एक जगह, वहां से कांता बोले कि 90 कांता खरीदने के लिए। ये लोग से बोले कि आप लोग कर लीजिएगा। तो लोगों ने कहा, पहले तो सब लोग दम भरा कि हाँ कर लेंगे। तो हुआ कि 90 लोग हैं तो 3 व्यक्ति एक आदमी पर, एक दोनों हाथ पकड़ने के लिए, एक 2 पैर, और एक आदमी जो गला काट दे। हो कि उन्हीं के हिसाब से ना, जो अब चेंज छोटा वो लोग करते थे, हंसुआ का से वो लोग गला उतार दिया करते थे नक्सली। अगर ब्राह्मण अगर पकड़े गए या राजपूत पकड़े गए या भूमिहार पकड़े गए, तो अगर आपका पता चल गया कि जाति आप इन 3-4 जाति में से हैं, तो 6 इंच छोटा कर दिया था। जहानाबाद का नाम ही पड़ गया था डेंजर जिला जहानाबाद, यहाँ 6 इंच छोटा कर दिया था। गला ये जो आपका मुंडी 6 इंच का होता है, यही गायब कर दिया था। तो वो लोग सिर्फ क्रूरता दिखाने के लिए काम करते थे ताकि लोगों में भय उत्पन्न हो। तो मुखिया जी बोले कि उनसे ज्यादा भय हमको उत्पन्न करना होगा, और युद्ध में निर्दोष मारे जाते हैं। तो 270 लोगों को पटना रवाना किया गया। कांता आलमगंज से खरीदाया 90 लोग चले, तो अरवल से जहानाबाद से भोजपुर से 270 की संख्या में लोग निकले। लेकिन रास्ते में आते आते, अब क्योंकि देखिए नक्सली संगठन में मुसलमान भी बहुत अच्छे संख्या में थे, तो होता क्या था कि मुसलमानों को जिबा करने की आदत थी। गला काटना हम हिंदुओं के बस की बात नहीं हुआ करती थी। और इतना अब जानवर तो फिर भी जानवर है, हर आदमी अपने हाथ से किसी का गला नहीं काट सकता है। तो कहने के लिए तो सब लोग मुखिया जी के सामने दम भर दिए, लेकिन जब पटना और अरवल के बीच में जब लोग पहुंचे तो उनका मनोबल टूटने लगा। अब लोग पहले तो कहते कि जी ऐसे कर देंगे, वैसे मार देंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन आधे रास्ता के बाद लोग कहने लगे कि अब हम लोग से हत्या तो नहीं होगा ऐसे गला काट के, बस की बात नहीं है। ये लोग वापस रिटर्न आ गए। मुखिया जी का कहना था कि इतना बड़ा न्यूज जाना चाहिए ना कि राजधानी कहाँ जानी चाहिए कि 90 लोगों की हत्या तो एक कंफ्यूजन हो रहा है कि वो तांगे वालों का ही हत्या करने के लिए भी। हाँ, तो उन्होंने कहा ही क्या कि अब जो तांगा चलाता है वो कोई बड़ा आदमी तो नहीं होगा, मुसलमान ही, और ये लोग चला रहे थे उस समय गाँव से जा गया। तो उन्होंने कहा कि निर्दोष ही मारे जा रहे हैं इधर भी, तो हमको अगर करना है तो राजधानी से ही न्यूज बढ़ जाएगी। निर्दोष को मारे जाने पे नक्सलियों के मंशे पे, मतलब मंसूबे पे कुछ नहीं। देखिए यहाँ बात था 9 का बदला 90 से, मारे तो गए थे यहाँ पर भी निर्दोष लोग हैं, एक जाति देखकर मारा गया था। तो इनका कहना था कि जितनी क्रूरता उन्होंने दिखाई है निर्दोषों के प्रति, तो सिर्फ हमारे ही जात में निर्दोष थोड़ी है, आपके पास भी है। तो हम अगर कहे ना कि 9 का बदला 90 से क्यों बार बार कहा जा रहा है, यहाँ 9 निर्दोष लोग ही मारे गए, तो 90 भी निर्दोष ही मारे जाएंगे, तब आपको वो दर्द समझ में आएगा ना कि निर्दोषों के मरने का। क्योंकि आप तो एक जाति को ही अलग कर दिए, सोच रहे हो वो इंसान है ही नहीं। तो इंसान हर कास्ट में है, तो आपके यहाँ भी निर्दोष है, हमारे यहाँ भी निर्दोष है। तो मुखिया जी ने कहा कि तो ठीक है, आप सेट द एग्जाम्पल इन द सेम वे विच दे डिजर्व, जो जिस भाषा में वो समझ रहे हैं उसी भाषा में उनको जवाब दी। तो उन्होंने कहा कि राजधानी में, बाकी जगह क्यों, राजधानी का न्यूज हर जगह एकदम सेम जाएगा, राजधानी में कीजिए। लेकिन लोगों का क्षमता नहीं हुआ, वापस चले आए। एक और बात आता है कि जो नाम बदलने वाला बिहार के 90 दशक का बहुत ही फेमस रहा है, और अभी तक शायद लोग उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। नाम 2-2 नाम रखे जाने लगे हैं, एक ही आदमी के टाइटल छुपाया जाने लगा। तो इसका जो ब्लेम आता है वो उस समय के तत्कालीन सरकार पे आता है। बिल्कुल। और ये आपने बताया जैसे कि नक्सलवाद के प्रकोप से ऐसा हुआ, तो आप जब एक सरकार ने एक ही पटरी पे हम उस समय के तत्कालीन सरकार को और नक्सलवाद को रख दें? आप रखेंगे ही, क्योंकि हमने कहा ना कि सारे लोग जो अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेना बनाकर लड़ रहे थे, वो सब इन 4 जैसे ही भूरा बाल साफ करो का नारा लगा, इन 4 को छोड़कर उन सभी ने नक्सली संगठन ज्वाइन कर लिया, सभी ने समर्थन दे दिया नक्सली संगठन को। अब हो गई सवर्ण बनाम ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई, जो पहली बार लालू जी की राज में शुरू हुई वो यहीं से शुरू हुई थी। तो अब तो सरकार ने ही इस चीज को बढ़ावा दिया था, और उन्हीं की दलित महादलितों की सरकार थी, और उन लोगों ने अपना ओन पार्टी मान लिया था, संगठन मान लिया था नक्सली संगठन को।
तो शुरू हो गया नरसंहार। चलिए फिर आते हैं टॉपिक पे। पहला नरसंहार वो तो अधूरा तो है। नहीं हुआ ना, ये नरसंहार नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों ने कहा कि मुखिया जी हम लोग से हत्या नहीं होगा, इस तरह इतना विभत्स हत्या नहीं होगा। तो कैसे होगा? उन्होंने कहा कि हम लोग गोली मार सकते हैं किसी को, हम लोग को बंदूक अवेलेबल करा दीजिए, गोली अवेलेबल करा दीजिए, उससे मार देंगे, लेकिन हम लोगों के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी का गला काट दें। तब उसके बाद हुआ मुखिया जी को कि तब तो 90 कत्ता के भरोसे तो लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी। और सही में उनके पास सिर्फ हंसुआ नहीं, हथियार भी है। तब फिर हथियार के लिए ये सब चीज़ शुरू हुआ, और हथियार के लिए कलेक्शन के लिए हथियार अब खरीदा कहाँ से जाए, तो कुछ लोगों ने डोनेट किया, कुछ लोग देने लगे, कुछ पैसा दिए, कुछ लोगों ने इंतज़ाम करवाया। खालिस्तान समर्थकों ने काफ़ी हथियार प्रोवाइड किए। जिस समय खालिस्तान आंदोलन उस समय चल रहा था, तो खालिस्तानियों ने जो अत्याधुनिक हथियार थे वो खालिस्तानियों ने प्रोवाइड करवाए। नेपाल से भी संबंध आता है जी, नेपाल से संबंध आता है कि मुखिया जी हथियार से रिलेटेड ही संबंध। हाँ, तो खालिस्तानी जो थे, जो उस समय मूवमेंट चल रहा था, उसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड के भी कई लोग थे। आपके सुभाष ठाकुर थे, दाऊद के जो जिनको गुरु कहा जाता है। नेपाल नरेश के घर पर मुखिया जी गए हुए थे, वहाँ सुभाष ठाकुर का भी आना जाना था उनके घर पर। हिंदू राष्ट्र के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त, तो सुभाष ठाकुर की भी मुलाकात मुखिया जी से वहीं हुई। और क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड शुरू से एक सुर्खी में रहा है, सुर्खियों में, तो जब मुखिया जी की मुलाकात वहाँ हुई थी उन लोगों से, तो उन लोगों ने भी मदद की हथियार के मामले में। अगर जब उनको पता चला कि क्योंकि सुभाष ठाकुर भी बाई कास्ट भूमिहारी हैं, तो जब पता चला कि हमारे कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए, एक किसान वर्ग के लिए मुखिया जी लड़ रहे हैं, इनका कॉज जो है सोशल कॉज है, तो उन लोगों ने भी कहा कि अगर आप सोशल कॉज के लिए लड़ रहे हैं तो हम लोग तो ऐसे बदनाम है अंडरवर्ल्ड के लिए, लेकिन अगर समाज के लिए काम करने का हम लोग को मौका मिले, देश विरोधी ताकतें जहाँ नक्सलियों के अगेंस्ट में लड़ना पड़े, तो हम लोग बिल्कुल आपका समर्थन करेंगे। और सुभाष ठाकुर जैसे लोगों ने भी हथियार मुहैया करवाया। तो गृह युद्ध का एक तरह का आगाज हो गया था बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट नेपाल से अगर सपोर्ट आ रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय चाइना सपोर्ट कर रहा था ना उधर से, अपोजिट वाले टीम को चाइना सपोर्ट कर रहा है। इधर अंडरवर्ल्ड के डॉन जो है माफिया, वो सपोर्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार का हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या परिस्थिति। देखिए क्यों इतने लोगों से समर्थन क्यों लेना पड़ रहा था? क्योंकि आपके तरफ आपके साथ सरकार नहीं थी। तो जब सरकार आपके साथ खड़ी नहीं है, सरकार आपको किसी तरीके का संरक्षण नहीं दे रही है, आपको अब आपके बदौलत आपके भरोसे छोड़ दिया गया है कि आप अपनी जिंदगी अब अपने भरोसे जिए, सुरक्षा आपको खुद की करनी पड़ेगी। तो वैसे सिचुएशन में आदमी हाथ पैर तो मारता है, मजबूरी है। आप ही को अगर हर जगह से लोग मना कर दे कि मदद नहीं करें, आप पुलिस के पास जा रहे हैं, आर्मी के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। भरत तिवारी वाला केस आपने देखा, हर जगह हाथ पैर मार लेता। जब आदमी हर जगह से निराशा मिल जाता है, तब वो चाहता है कि अब हम जो करना है हमको करना है, अब चाहे आउट ऑफ द वे जाके हमको करना पड़े, क्योंकि हमको तो जान बचानी है ना अपनी, लड़ाई तो अपनी लड़नी है, हमने ठानी है, हमने लोगों को आश्वासन दे दिया है। तो जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा तो फिर विकल्प निकालेगा। वैसे ही विकल्प निकाला गया, चाहे वो अंडरवर्ल्ड से निकाला गया, नेपाल से निकाला गया, खालिस्तानियों के थ्रू आया, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने मदद की। और अगर ये लोग नहीं करते तो आज बिहार का जो चेहरा आप देख रहे हैं आप नहीं देख पाते। फर्ज कीजिए, याद कीजिए कि रोड्स नहीं बनते थे यहाँ से। आप अगर जहानाबाद क्षेत्र में जाते हैं, आप लोग तो उत्तर बिहार से जो लोग आते हैं यहाँ, हम आपको अब आज से 2019 का बात बता रहे हैं कि उत्तर बिहार वाले लोग जब यहाँ आने लगे थे गांधी सेतु पुल से, तो जब उन लोग मेरे साथ कभी कभार संगठन के ही कार्य से, चाहे किसी कार्य से, अगर मध्य बिहार के बीच, जैसे बीच एकदम जहानाबाद पहुंचे या फिर अरवल साइड पहुंचे, तो आज भी वो लोग खप्पड़ का घर और मिट्टी का घर देखकर ताज्जुब करते थे कि ऐसा भी घर अभी बिहार में है। क्योंकि गंगा का उस पार जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका था, वहां इस तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं था। वहां उस समय 4 लेन 6 लेन रोड बन गया, जो बिहार में हम लोग की तरफ, मध्य बिहार में राजधानी के सटे होने के बावजूद कई साल लग गए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रोड का टेंडर निकल रहा है, बेचारा कोई ठेकेदार टेंडर लिया, नक्सली लेवी लगा दिया उसके ऊपर। अब बताइए कि 5,000 का या 50 लाख का टेंडर निकला है, आप उसके ऊपर 60 लाख का लेवी लगा देंगे, कोई भी ठेकेदार कहाँ से काम करेगा, छोड़कर चला जाएगा। या फिर अगर नहीं कोई ऐसा भी ठेकेदार है मन बढ़ा हुआ है जो मना कर दे लेवी देने से,
तो आप या तो ठेकेदार का हत्या हो जाए, चाहे लैंडमाइंस लगा लगा के रोड उड़ा दिया जाता था। ये आपको हाल तक 2010-11 तक आपको याद होगा कि रेल की पटरियां उड़ा दी जाती थी बिहार में नक्सलियों द्वारा। तो औरंगाबाद में अभी भी आपको कुछ हाल तक पता चला होगा कि औरंगाबाद में पटरियां नक्सली उड़ा देते हैं। तो ये चीज से बिहार गुजर रहा था उस वक्त। तो उत्तर बिहार वाले लोग, चाहे बाहरी लोग जो सोचते हैं कि इतना पिछड़ा हो गया बिहार, बिहार उस समय इतना संघर्ष झेल रहा था कि ये जब प्रशासन जहां नतमस्तक हो जा रही है तो आम आदमी किस संघर्ष से गुजर रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। सरकार नहीं उसमें हस्तक्षेप कर पा रही है, आर्मी नहीं यहाँ पर ऑपरेशन कर पा रही है इंटरनल अफेयर्स होने की वजह से। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, स्कूल्स को उड़ा दिया जाता था, स्कूल में लेवी लगा दिया जाता था, पोस्टर चिपका दिया जाता था कि अगर पढ़ाने कोई टीचर आया तो मारे जाएंगे। इसी क्रम में 185 टीचर्स मारे गए। जो भी जाति देखकर, अगर जो टीचर जबरदस्ती पढ़ाने के लिए गया कि नहीं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हम नियुक्ति हुआ है हमारा, हम पढ़ाने जाएंगे, टीचर्स की हत्या हो जा रही थी। अब उसी समय एक ट्रेंड शुरू हुआ होगा कि टीचर्स जाना ही स्कूल छोड़ दिए, बस महीना उठाने, जब उनका सैलरी आता था उस दिन सिर्फ जाते थे, अपना महीना उठाते थे और वापस चले आते थे। प्रकोप हाल फिलहाल तक दिखा। तो ये मजबूरी बन गई थी उस वक्त। आपको हर चीज पे कटाक्ष बहुत अच्छा लगता है करना कि बिहार में तो टीचर्स सिर्फ सैलरी उठाने जाते थे, स्कूल में कोई जाता, वो परिस्थिति ऐसी हो गई थी उस वक्त कि टीचर्स जाना ही छोड़ दिए स्कूल, क्योंकि हत्या हो रही है। अब सोचिए कि 185 टीचर्स मारे गए, किसकी हिम्मत होगी जाने का नक्सली प्रभावित एरिया में। आपको याद होगा कि बहुत रिसेंट तक लोगों को फिल्मों में भी आपने सुना होगा कि धमकी दिया था पुलिस ऑफिसर्स को कि इसको नक्सली एरिया में ट्रांसफर कर देना, कि अगर ज्यादा सजा के तौर पे, क्योंकि वहां पुलिस का कंपनी उड़ा दिया जाता था, कैंप जो पुलिस का होता था उसको उड़ा दिया जाता था, हथियार लूट लिए जाते थे। तो सोचिए कि पुलिस भी डरती थी उन एरियाज में जाने से, क्योंकि आपकी संख्या कितनी, बहुत ज्यादा, 50, एक थाना में 20, 10 मैक्सिमम, और जब नक्सली घेरे तो 5000 अत्याधुनिक हथियार, आपके पास 303 का राइफल, कब धोखा दे दे कोई ठिकाना नहीं। तो कोई पुलिस वाला अपना जान गंवाना चाहता, इसलिए वो मजबूरी था बिहार का। अगर लोकल लोग हथियार नहीं उठाते उस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना तो छोड़ दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट का सपना भी जो है वो बहुत दूर का था बिहार के लिए। ये बहुत करारा जवाब दिए। आजकल जो मीम्स ट्रेंड करते हैं, खास करके बिहारी युवा बौखलाते हैं कमेंट के माध्यम से, लेकिन वो ये पीड़ा नहीं समझ पाए कि बिहार ने क्या झेला। आज आपके ये जो जेंजीज वाला अभी जो 2000 के बाद जो लोग आए हैं, आज के हाथ में मोबाइल मिल गया, आप देखते होंगे कि लोग घुस जाता है किसी भी हाई स्कूल में और वहां वीडियो बनाने लगता है कि आप क्या पढ़ा। आपने ये नहीं सोचा कि ये जो पद्धति शुरू हुई है कैसे, किस परिस्थिति में शुरू हुई थी। आज हमें किसी भी बात पे कटाक्ष कर देना युवाओं के लिए बहुत आसान है। अभी आप देखते होंगे, थोड़ा सा हम टॉपिक को डाइवर्ट करेंगे, कि आजकल नया जो हिंदुवादी संगठन उठ रहा है, हिंदुवादी संगठन जो उठते हैं, 3 लाख से ज्यादा भारत में हिंदुवादी संगठन बन गए हैं। लेकिन जितने हिंदुवादी हैं उसमें से अगर किन्हीं हिंदुवादियों को आप श्रीमद् भागवत से कुछ पूछ दें, शास्त्रों से कुछ पूछ दें, किसी को नहीं पता। बस सिर में भगवा गमछा बांध लेना है, तिलक लगा लेना है और उसके बाद रोड पे निकल जाना है। आप देखिएगा कि कोई 12 रुपया का ट्रेंड था पहले भारत में, कि लोग पहले कोई काली जी बनकर आपके यहाँ भिक्षा मांगने आते थे, कोई शंकर जी का रूप धारण कर आते थे। या तो आप लोग बच्चे होंगे तो या आपकी माँ लोग सुनाती होंगी, गांव में आप लोग रहते होंगे, कि उनको बहुत ये श्रद्धा के साथ लोग भिक्षा देते थे। आज के नए युवा जिनको आधा अधूरा ज्ञान है अपने धर्म का, वो उनको पकड़ लेते हैं, पीटने लगते हैं, उनसे पूछते हैं कि हनुमान चालीसा बोलकर सुनाओ, ये लोग धर्म को बदनाम कर रहा है। तुम्हारे धर्म को इतना, तुम्हारा धर्म सस्ता है कि बदनाम हो जा रहा है, दूसरे की बातों में आके तुम अभी ये काम कर रहे हो। वो 12 रुपया उसको इसीलिए कहा ही जाता था कि 12 तरह का रूप वो लोग धारण करके आपको बताते थे, क्योंकि आपके धर्म में माइथोलॉजिकल किताब के अलावा जब तक आपका फिल्म जगत यहाँ एस्टेब्लिश बॉलीवुड नहीं हुआ था, तब तक आपके पास कोई तरीका नहीं था ये देखने का कि भगवान कैसे दिखते हैं। संस्कृत लोग पढ़ते नहीं थे, अनुवाद तो गीता प्रेस गोरखपुर के आने के बाद ना संस्कृत अनुवाद आपको जितना भी ग्रंथ है उसका होना शुरू हुआ है। तब तक ये लोग आपके लिए एक दर्पण का काम करते थे कि काली माँ कैसी दिखती हैं, वैसा रूप धारण करके शिव कैसे दिखते हैं, ये एक प्रतिबिंब हुआ करते थे। और इसको ट्रेंड हमारे ही पूर्वजों द्वारा शुरू करवाया गया था। लेकिन ये जेनजी पॉपुलेशन जिसको पता ही नहीं है कि क्या परंपरा था क्या नहीं, वो आज सबसे ज्यादा धर्म के ऊपर लेक्चर दे रहा है, मीडिया में सबसे ज्यादा मारपीट करके वीडियो बनाकर। अब बताइए कि एक तांत्रिक को पीट कर कोई, या नागा साधु को पीट कर, आजकल देखते हो कि नागा साधु को पीट रहा है कि नंगा क्यों घूम रहा है, भाई नागा साधु है,
उसको अगर नागा, उस संप्रदाय जो नागा संप्रदाय ज्वाइन किया है, उसमें अगर वो कपड़े पहने हुए हैं तो अपना संप्रदाय क्या ये दीक्षित कैसे होता? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप पीट रहे हैं एक तांत्रिक को कि तुम हनुमान चालीसा नहीं सुना पा रहा है, तो भाई हनुमान चालीसा एक तांत्रिक क्यों सुनाएगा? वो तो तंत्र से तांत्रिक बनाया ना, उसको अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है या तांत्रिक जो वाम मार्गी साधना है उससे उसको जरूरी है कि वो पूरा दुर्गा सप्तशती जाने, चाहे जिस भगवान का इष्ट मानकर जिसका वो साधना करता है बस उसका मंत्र उसको जानना चाहिए, उसके सभ्यता में बस उतना ही जरूरी है। और आप नहीं तय कीजिएगा कि तुम हमको भागवत से श्लोक सुनाओ तभी तुम तांत्रिक तुमको मानेंगे। तो क्यों ये होता है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ये क्योंकि आपको खुद अपने धर्म के बारे में नहीं पता है तो आप ये करते हैं। यही चीज उस समय हो रहा था। आजकल के लड़के जो वीडियो बनाते हैं जगह जगह जाकर और बिहार को गाली देते हैं, कोसते हैं कि बिहार में ये, बिहार का परिस्थिति अगर आप जान जाएंगे तो आप बिहार पर कमेंट नहीं, आपको रेस्पेक्ट हो जाएगा बिहार के लिए कि जिस फेज से हम गुजरे हैं, क्या 90 के दशक का वो हर बच्चा गुजरा है। आप सोचिए कि हम लोग सोते थे, अपनी नानी के यहाँ रहते थे हम उस समय, हमारी नानी अकेले रहती थी, सारे लोग बाहर रहते थे, जो जेंट्स होते थे फैमिली में, हम और नानी हमारी रहती थी। और सिचुएशन ऐसा था उस समय, संग्राम समिति नौबतपुर वाले एरिया में होता था, मेरा ननिहाल है नौबतपुर में। वहां 2 साल 3 साल 4 साल के हम होंगे, बहुत तो 3 साल के होंगे। उस वक्त कट्टा दिया जा, कट्टा होता था चाहे पिस्टल होता था, हमारी दादी को दिया था क्योंकि मेरा घर जो गांव मेरा ननिहाल है वो सबसे फ्रंट पर है गांव के, तो इसलिए लोग देकर रखता था कि अगर आईपीएफ या ये संग्राम समिति वाले लोग गांव में एंटर करते हैं तो क्योंकि सबसे पहला घर आपका है, टॉर्च जलाने के लिए मना रहता था कि टॉर्च जलाएगा पता चल जाएगा कि इस घर में रहते हैं तो फायर कर दे, चाहे घर में घुस जाए। अब नानी अकेले रह रही है, औरत अकेले है, तो लोग डरता भी था। हम लोगों को रात में सिखाया जाता था कि बेटा कुछ भी हो जाए टॉर्च नहीं जलाना है। बूट्स का आवाज, लोग जो वर्दी पहन के आते थे बूट्स से जब मार्च करते थे गाँव के अंदर घूमते थे तो सिखाया जाता था। गांव वाले रात में आकर मीटिंग करके, हर गांव में प्रहरी होते थे, हर गांव में कुछ लोग छत पर सोते थे कि आपके पास हथियार दिया था कि पहला फायर अगर आप कर दीजिएगा उन लोगों के आते तो गांव सतर्क हो जाएगा कि आईपीएफ वाले अंदर आ गए। तो वो कैसा डर का माहौल होता। आप सोचिए कि आपके पास अगर पुलिस 2-3 कंपनियां आर्मी हथियार के साथ आपके मोहल्ले में आपके घर के आगे उतर जाए तो आपको पता है कि पुलिस और आर्मी आपकी रक्षा के लिए, फिर भी एक डर का माहौल हो जाता है कि हथियार के साथ इतना पुलिस वाला आपके घर को घेरे हुए तो आप जान ही रहे हैं कि जो सिर्फ हत्या के लिए ही आया है, जो रक्षक नहीं है, जो भक्षक है, वो अगर हथियारबंद लोग 1000 की संख्या में आपके गांव को घेर लें घर के आगे तो किस तरीके का डर का माहौल होता है। तो ट्रॉमा जैसा अब क्या लोग फेस कर, वो आज का बच्चा समझेगा नहीं। हम लोग उस देख कर सांसें रुक जाती थी क्योंकि बच्चा तो इतना समझना नहीं है, लेकिन क्योंकि एक आदमी आपका मुंह बंद किए हुए कि कुछ बोल देगा बच्चा है और लोग सुन लेगा नीचे से तो घर में घुस जाएगा, चाहे फायर कर देगा। तो सारा फेज हम लोग देखे। और उस हम लोग से अगर आजकल का नया बच्चा तर्क करते या जिसका जन्म ही हुआ है 97-98 के बाद, जो ये सब कुछ नहीं देखा है, और वो अगर अपने आप को आपसे आपके पास प्रिटेंड करता है ज्ञानी बनने का, तो आपको थोड़ा लगेगा ना कि भाऊ तुमको बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून तुम आए हो, सब कुछ परोस के थाली में मिल गया है। हम लोगों की माँ बाप स्कूल जाते थे तो बैठकर भगवान के सामने लोग जाप करते रहता था कि बच्चा सही सलामत स्कूल से घर आ जाए। किडनैपिंग का वो दौर उस समय लालू जी के राज में शुरू हो गया था कि पर डे 2-3 बच्चा किडनैप होना है। किसी को नहीं पता है कि किसका बच्चा आज सही सलामत घर आएगा नहीं आएगा। उस फेज में डरते डरते जो बिहार ने उस हालत को देखा है, और फिर भी आज जितना प्रगति बिहार कर गया, जितने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आज पटना आप देख रही होंगी कि उस समय रांची और जमशेदपुर बहुत डेवलप्ड जगह थे और पटना का राजधानी होते हुए पटना डेवलप नहीं था। और आज हम जाते हैं रांची तो लगता है कि वो लोग पटना के सामने कुछ नहीं। तो हमने उस संघर्ष से उबर के, ये मुखिया जी का देन है ना, वो रोड जो बनवाए मुखिया जी, जो बन रहा है रोड, वो क्या मुखिया जी के वंशज उस पर सिर्फ चल रहे हैं या फिर सिर्फ सवर्ण जो है वही सिर्फ उस रोड पर चल रहे हैं? नहीं, उस रोड पर चल कौन रहा है? जो भी भारत का, बिहार का आम नागरिक है। उस रोड पर क्या जो स्कूल जिसमें आज टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या जो स्कूल शुरू हो गए, जो बंद स्कूल या ताला लगा रहता था, सिर्फ उसमें शादी ब्याह के लोग ठहरने का उपयोग करते थे, तो क्या आज उन स्कूलों में सिर्फ सवर्णों के बच्चे या किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे। तो मुखिया जी का देन है बिहार को, और हम लोग इसलिए उनके लिए एक श्रद्धा आती है कि बिहार जिस फेज से गुजर रहा था वो हम लोग समझ सकते हैं, नया लड़का लोग नहीं समझ पाए। जेनजीज की बात जेनजीज नहीं समझ पाएंगे, उनको फेसबुक पर गाली देना है। और ब्रह्मेश्वर मुखिया की भी बात आ रही है, तो एक वाक्य आ रहा है कि ओटीटी पे महारानी फिल्म बनती है, चर्चित फिल्म रहती है, लोग देखते हैं, उसमें भी मुखिया जी की जो छवि दिखाई गई है और यूथ ने उसे ही मान लिया है। कितने भिन्न है मुखिया जी उस फिल्म से? देखिए, महारानी का फर्स्ट सीरीज जब आया तो
मतलब कि एकदम ही मुखिया जी को अलग बना दिया। आप कभी फोकस कीजिएगा उनके चेहरे पर, मुखिया जी का उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो गेटअप है, संत व्यक्ति जिस तरीके का होता था, संत व्यक्ति उसी तरीके के जब से संगठन बनाए थे उस समय से थे। मतलब कई बार हम लोग के यहाँ जब उनसे मतलब उनका जब साक्षात्कार होता था तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते, कभी पोस्टमैन बनकर आपके पास आ गए हैं चिट्ठी लेकर, आप नहीं पहचान पाइएगा जब तक आप, या अगर पहचान गए तो मना कर देते थे कि बोलने के लिए नहीं। कभी रिक्शा लेकर चल दिए हैं, आपको रास्ता में आप पहचान रहे हैं कि तो मुखिया जी, लेकिन लोग बोल नहीं रहा है कि मुखिया जी रिक्शा चला रहे हैं, वैसा गेटअप लिए हुए हैं। तो मुखिया जी ने जो संघर्ष दिया, जो चीज दिखाया, वैसा तो कुछ भी महारानी में दिखाया ही नहीं है। याद है कि यही शिवपुरी में बैठक बैठी हुई थी, वहाँ यादव महासभा के रामलखन सिंह यादव मुखिया जी से मिलने पहुंचे थे। 27 SLR का दाम देने की बात हुई थी और उन्होंने कुछ सहायता की, तो जो जितना बात हुआ था उतना तो नहीं दिए, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने सूटकेस थमाया था और कुछ ही देर के बाद रेड हो गई थी। वहां से मुखिया जी से वो मिल नहीं पाए, मुखिया जी से बात करते, लेकिन उनको पता नहीं चला कि यही मुखिया जी। मुखिया जी से ही रोज कह रहे थे कि हमको जरा एक बार मुखिया जी से मिलवा दीजिए। सोचिए, ब्रजेश सिंह का नाम है अंडरवर्ल्ड में, JJ हॉस्पिटल कांड, बनारस का सबसे बड़ा। ब्रजेश सिंह ये लोग पटना, ये मुखिया जी से मिलने के लिए 15-15 दिन आके बिहार रहे, कैंप किए रहते थे। कि BBC लंदन एक महीने का कैंप लगा के रहते थे कि मुखिया से मुलाकात हो जाए। लास्ट में जब नहीं मुलाकात हुई तो उसने एक ये लिख दिया था कि मुखिया इज अ मिथ, मुखिया एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक मुखिया जी की अरेस्टिंग नहीं हुई थी तब तक किसी ने मुखिया को देखा नहीं था। विश्वास नहीं कीजिएगा कि जब मुखिया जी की अरेस्टिंग हुई, पूरा भारत इंतजार कर रहा था कि कौन है मुखिया देखने के लिए। उसके पहले रिपोर्टर्स का जो आप रिपोर्ट अगर उस वक्त आप सुनती तो रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि मुखिया, मतलब क्योंकि उनको सामने मीडिया के नहीं लाया गया था, तो उस वक्त तक हर न्यूज चैनल भूमिका बांध रहा था कि मुखिया ऐसा दिखता होगा, मुखिया वैसा दिखता होगा। उस समय जो फिल्मों में दिखाया जाता था कि अंडरवर्ल्ड ये डॉन्स किस तरीके के होते थे, माफियाज जैसे होते थे, इतनी बड़ी आर्म मिलिटिया का जो मुखिया होगा वो कैसा दिखता होगा। तो मीडिया वाले कहते थे कि हैट पहनता होगा, लाल सुर्ख आंखें होंगी, या एविएटर चश्मा लगाता होगा, अरमानी के सूट होंगे, या फिर वाइट शूट वाइट पैंट पहनता होगा। इस तरीके का मीडिया उस समय ये चला रही थी। पैर में ये ब्लैक या ब्राउन कलर का जूता होगा। इतने बड़े संगठित और सबसे ज्यादा सैलरी वेतन पाने वाले सेना का जो मुखिया होगा वो कैसा दिखता होगा। और जब अचानक से टीवी पर मुखिया जी को लाया गया और SP सुनील थे यहाँ, उन्होंने जब मुखिया जी के सामने पेश किया तो एक खादी का मैला कुचैला सा कपड़ा पहने हुए व्यक्ति, जो एक चश्मा में रस्सी बांधा हुआ, दूसरे चश्मा पर और फटा हुआ मैला सा धोती पहने हुए, जब टुकड़े बिखरा हुआ बाल, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि रणवीर सेना का मुखिया ऐसा दिखता होगा। तो उनका आप सिंप्लिसिटी सोच सकते हैं कि व्यक्ति इतना होने चाहते, तो किसी को अगर किसी नेता मंत्री को फोन कर दें तो मजबूरी था उसको उतना रुपया वहां पहुंचा देना। जो व्यक्ति ये तय कर सकता था कि कौन किस एरिया में चुनाव लड़ेगा, तो सोच रहे हैं कि उसका प्रभाव किस तरीके का। मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट, नेताओं का सपोर्ट एक तरह से रहा भी और नहीं रहा। मुखिया ने तय किया कि किसको जीतना है और किसको, जहां कह दिया कि यहाँ अरुण बाबू जीतेंगे तो वहां अरुण बाबू जीतेंगे, यहाँ CP ठाकुर जीतेंगे तो यहाँ CP ठाकुर जीतेंगे, और वो करके मुखिया जी ने दिखा दिया। तो भले वो सामने से नहीं आ आए, लेकिन उनकी बात का ये वैल्यू था कि अगर समाज, जिस एरिया में मुखिया जी का एक पत्र पहुंच गया कि मुखिया जी ने कहा है कि इस विधानसभा से यही जीतना चाहिए, तो एक तरफा कोई व्यक्ति काटा नहीं। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। लेकिन वो मुखिया अगर इतना सिंपल दिखा, आप समझ सकते हैं। रामविलास पासवान, आप नक्सल मूवमेंट चल रहा था, वाकया में आपको बता रहे हैं, ये नरसंहार लगातार चल रहा था। मुखिया जी दिल्ली पहुंचे, यहाँ पे उनको मोस्ट वांटेड कर दिया गया, 5 लाख का इनामी घोषित कर। उस समय 5 लाख का इनामी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या इनामी होता है। इनामी घोषित कर दिया गया। मुखिया दिल्ली थे। दिल्ली में उस वक्त की जो कमिश्नर हुआ करती थी, वो जाति से, डोम एक जाति है हमारे यहाँ, उस जाति से संबोधन रखती थी। मुखिया के ऊपर 42 दलितों के नरसंहार का आरोप है। ये आप लोग सुने होंगे, जो मीडिया कहती है, जो सरकार कहता है, जो अखबार कहता है, 42 दलितों के नरसंहार का आरोप है। उस मुखिया जी को वहां की जो कमिश्नर थी दिल्ली का, हम नाम फिर नहीं बताएंगे क्योंकि भाई प्रशासनिक पोस्ट है, तत्कालीन उस कमिश्नर ने अपने घर में ठहराव दिया था उनको रुकने के लिए जगह,
अपना गाड़ी, जो उस समय रेड बैकॉन एम्बेसडर मिलता था कमिश्नर को, और उन्होंने कहा था कि मुखिया जी आप फ्रीली जहां जाना है, जिनसे मिलना, आप हमारा गाड़ी लेके जाइए। कमिश्नर दिल्ली का खुद अगर जिसको कह दे कि आप हमारे घर में रहिए, तो पुलिस का भी कोई डर नहीं। रामविलास पासवान जी को उस वक्त पता चला कि मुखिया दिल्ली आए हुए हैं। उस वक्त रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे रामविलास पासवान जी। देखिए, हर जो बढ़िया नेता है उसको अपने प्रजा का, अपनी जनता का फिक्र होता है। रामविलास पासवान वैसे ही नेता में से थे, इसलिए आज तक उनको लोग मानता भी है। रामविलास पासवान मुखिया जी के को पता चला कि मुखिया जी दिल्ली में है, बहुत जगह, हर जगह पैरवी लगाए, कैसे भेंट हो गई, कैसे मुलाकात होगी। लास्ट में उनको पता चला कि 3 दिन से मुखिया जी रुके हुए हैं यहाँ फलना जगह पे। अप्रोच लगा के किसी अखिलेश बाबू जैसे मंत्रियों से पहुंचे मुखिया जी के पास, और पहुंचते ही मुखिया जी के पैर पकड़ लिया उन्होंने। मतलब उनका, ये देखिए मंत्री हैं लेकिन मुखिया जी के प्रति रिस्पेक्ट देखिए, कि बैठ के उनके पैर के पास बोले कि मुखिया जी क्यों मरवा रहे हैं दुसाधों को, पासवानों को। इतने नरसंहार हो गया, नारायणपुर हो गया था उस समय, शंकर बिघा हो गया था, बोले क्यों मरवा रहे हैं। मुखिया जी ने कहा कि दुसाध बना हुआ है यादव का फौज, तो कभी सुने हो कमांडर मारा जाता है, लड़ाई में हमेशा सैनिक मारा जाता है। तो आप आज जाकर मना कीजिए कि नक्सल आंदोलन से आप लोग बैक ले लीजिए आप अपने समाज को, हम कल मारना छोड़ देंगे। हमको उनसे कोई जातीय दुश्मनी थोड़ी है, हमारे तो पूरक है, वो किसानों का मजदूर तो पूरक है। और शुरू से पासवानों से हम लोग का संबंध रहा कि लठैत हमारे यहाँ वही रहे हैं, खेत में जोतने में, कटनी में वही लोग रहते हैं। हमको कोई शौक थोड़ी है हत्या करने का, ये तो मजबूरी है कि अगर नहीं करेंगे तो बिहार को, अगर हमको एक नया चेहरा देना है तो हमको कुछ लोगों की आहुति जरूरी है इस जगह में। रामविलास पासवान ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम जैसे जाते के साथ बिहार हम अपील करेंगे। और सही में रामविलास पासवान आए, उन्होंने अपने मंच से संबोधन में हाजीपुर में और बाकी जगहों पर कहा कि क्यों जबरदस्ती नक्सल आंदोलन में तुम लोग आहुति दे रहे हो, तुम्हारी क्या लड़ाई है, तुम्हारा कौन सा जमीन ये किया गया है कि जबरदस्ती इस ब्रेन वॉश होकर तुम लोग इसमें पड़े हो कि हम अपील करते हैं कि आप लोग बैक हो जाइए। पासवान बैक हो गए नक्सल आंदोलन से, और उसके बाद मियापुर नरसंहार, अंतिम नरसंहार होता है। तो सोचिए कि उस समय के लोग, उस समय उतने बड़े दिग्गज नेता, रामविलास पासवान का एक ही अंतिम नरसंहार रहता है, मियापुर अंतिम नरसंहार। वो मतलब आप सोचिए कि रामविलास पासवान एक गद्दावर नेता उस समय के थे, और वैसा नेता अगर मुखिया जी की बातों का इतना वैल्यू करता है, तो मुखिया जी का किसी से दुश्मनी नहीं था, वैमनस्यता नहीं थी। यहाँ तक कि लालू भी मुखिया जी को बहुत इज्जत करते थे। आपने देखा होगा लालू यादव का जितना इंटरव्यू है, उसने कभी मुखिया या परमेश्वर मुखिया नहीं कहा है। उसने हर अपने बाइट में मुखिया जी कहकर मुखिया को संबोधन किया। और बिहार में एक ही मुखिया जी हुए, बाकी सब मुखिया आ रहे हैं। मुखिया जी कोई भी कहता है तो लोग जानता है कि परमेश्वर मुखिया के बारे में बात की। इंटरनली जब इतनी छवि मजबूत थी, क्या मजबूरी थी प्रिंट मीडिया की, बड़े प्रिंट मीडिया हाउस की, कि नक्सलियों को बूचर ना कह के रणवीर सेना को द बूचर ऑफ बिहार कहना पड़ा? देखिए, बड़ी जो भी मीडिया है, जो भी आप देखिएगा, बीबीसी एक कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर चलती है। बीबीसी का आप अगर विचारधारा देखिएगा, ललन टॉप का विचारधारा देखिएगा, जो बीबीसी से रेगुलेट होते हैं, ये सारे कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। ये यहाँ फूट डालो राज करो वाला सिद्धांत शुरू ही तो अंग्रेजों का किया हुआ है। तो अंग्रेजों द्वारा संचालित जो भी चैनल होगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे। तो वो एक एजेंडा सेट करके ही आते थे वहां से, लंदन से, कि एक पक्ष दिखाएंगे सवर्णों को, किसानों को बुचर के तौर पे, और असहायों के तौर पे दिखाएंगे दलितों को, और उसके बाद एक ऐसा घृणा पैदा करेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो हम ही, उसमें न्यूज चैनल्स ज्यादा है नहीं, तो जो हम लिखेंगे उसी को कॉपी लोग करेंगे, वही चीजें दूर तक पहुंचेंगी। भारत की छवि, बिहार की छवि हम ऐसे खराब कर सकते हैं बाहर। ये सारा एक प्रोपेगेंडा के तहत सेट किया जाता था। और उस प्रोपेगेंडा को आज तक बिहार भुगत रहा है कि जातीय गुटों में बटा हुआ है, और एक तबका सोचता है कि हमारे साथ शोषण हुआ, और एक सब तबका सोचता है कि इन्होंने ही हमारा मालिकाना हक छीन के अपना गद्दारी लोगों को लगना। एक तबका सोचता है कि जिन मजदूरों को के लिए हम लोग, देखिए ऐसा कई वाकया हुआ। हम आपको एक और वाकया बताते हैं कि पहले अगर आप अपने दादा जी होंगे, नाना जी होंगे, आप उनसे एक बार पूछिएगा कि पहले जब अदरा का नक्षत्र होता था, चाहे जब पहला हल चलने के लिए होता था खेतों में, तो किसान मजदूरों को बुलाते थे, उनको कपड़ा धोती देकर सम्मानित किया जाता था, उनके लिए खीर पूरी बनता था, खिलाया जाता था, उनका पैर पूजा जाता था कि यही लोग हल चलाएंगे तब हमारे खेतों में अनाज उत्पन्न होगा।
ये जो रिलेशन था किसान और मजदूर का, किस तरीके से इसको तोड़ा गया, कैसे एक दूसरे के जो पूरक थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, ये बिहार ने देखा है अपनी आंखों से, हम लोगों ने देखा है। एक वाकया आपको बता रहे हैं हम कि मुखिया जी को नक्सली संगठनों ने चैलेंज कर दिया था कि अगर हिम्मत है तो खुले में रणवीर सेना घूम कर दिखाए और सड़क पर चल कर दिखा दे कि इतनी औकात या इतनी हिम्मत रणवीर सेना में नहीं है। मुखिया जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। गया से मुखिया जी पैदल चल दिए पटना के लिए और उनके साथ दस्ता चलता था, हथियारबंद दस्ता। जिस गांव से गुजरे उस गांव का जिम्मेवारी होता था कि अपने हथियारों, लाइसेंसी हथियारों के साथ मुखिया जी को दूसरे गांव के या दूसरे जहां तक वो लोग स्कॉट कर सकते, जैसे कैसे कोई मंत्री चलता है तो या जज जाते हैं तो जो भी जुरिस्डिक्शन जिस थाना का होता है वो उनको स्कॉट देता है उतने दूर तक, सेम उसी तरीके से गया से मुखिया जी चले 100 लोग साथ में इनके हथियार के साथ, जहानाबाद आए, जहानाबाद की टुकड़ी साथ में जुड़ गई, वहां से वो 200 लोग हो गए, ठीक है। जहानाबाद से अरवल पहुंचे हैं, अरवल से 100 लोग जुड़ गए, 300 लोग हो गए। बीटा पहुंचे, बीटा से जो लोग मुखिया जी के समर्थक है या इनके विचारधारा के हैं 100 टुकड़ी जुड़ गई, 50 टुकड़ी जुड़ गई अपने हथियार के साथ। करते करते जब ये लोग, हम बता रहे हैं कि ननिहाल में थे, नौबतपुर हमारा ननिहाल है सोना, वहां तक मुखिया जी 400 लोगों के साथ जब एंटर करते हैं, दूर से ही हंगामा हो गया कि रणवीर सेना आ रही, रणवीर सेना आ रही। खेत में जो काम कर रहे मजदूर थे वहां, उनके अंदर खलबली मच गई। मजदूरों के पास तो अब लग रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि आप अचानक से 500 लोग हथियार के साथ आपके गांव में घुसे। तो भाई बदनाम थी रणवीर सेना की, उसका एक जो छवि बनाया गया कि दलितों का नरसंहार करती है, देखते के साथ दलितों को गोली मार देती है। हमारे मजदूरों के अंदर ये खौफ हो गया, जो हमारे खेत में मजदूर काम कर रहे थे, दौड़ते हुए आया कि मालिक अब तो रणवीर सेना आ रही है, तो हम लोग को तो देखते गोली मार देगी, कि अब क्या करें, अब तो भागने का भी समय नहीं है, लोग अंदर घुस गए हैं लोग। तो हम लोग बोले कि अरे तुम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, कि अगर डर, ऐसे तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, थोड़ी किसी को भी गोली मार देने का थी, अगर फिर भी डर है तो तुम लोग हमारे छत पर चले आओ, आकर बैठ जाओ, छत पर चले जाओ, तुम लोगों को कोई नहीं छुएगा। तो हमारी जिम्मेदारी होती थी अपने मजदूरों की सुरक्षा। पहले भी हमारे मजदूर का बच्चा बीमार हो गया, हमारे मजदूर के यहाँ अगर कोई समधी के यहाँ से उसकी बेटी के ससुराल से कोई आया, तो लोग आते थे दौड़ते हुए कि मालिक बेटी के ससुराल से लोग आया, इज्जत निभाना है। तो लोग बासमती चावल देते थे कि जाओ, कि इज्जत नहीं जाना चाहिए कि मेरा मजदूर है, उसका कुटुंब जो आएगा बासमती खा के जाएगा, तब ना बोलेगा कि इनका मालिक इनको इतना देकर रखे हैं। तो ये उसका बच्चा बीमार होता था तो सारा खर्च हम लोग को उठाना होता था, बच्चियों की शादी मालिक ही करवाते थे। ये जो एक रिश्ता था, इसको किस तरीके से तोड़ा गया, ये अगर आप इस पर गहन अध्ययन अगर करते हैं या फिर जो अगर देखते होंगे, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए बुरे थे ही नहीं। ये पॉलिटिक्स नहीं था जो इन दोनों या दो तबकों को आपस में लड़ा के रख दिया। तो जैसा कि आपने बताया, नक्सलियों ने चैलेंज किया था ब्रह्मेश्वर मुखिया को कि आप अकेले आके, और वो अकेले चल दिए थे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आमना सामना हुआ हो नक्सलियों का रणवीर सेना का सामने से? नक्सलियों और रणवीर सेना का 2 जगह आमने सामने मुठभेड़ हुआ। चैलेंज तो कई बार हुआ। पेपर में मुखिया जी ने, नक्सलियों ने पहले एक विज्ञप्ति निकाली कि अगर रणवीर सेना की अगर हैसियत है तो कहीं खुले मैदान में हम लोगों से लड़ के देख ले। मुखिया जी ने उसके एवज में आज अखबार में और हिंदुस्तान में विज्ञप्ति डलवाई थी कि जगह और मैदान नक्सली तय करें और हम वहां पहुंचेंगे और एक ही दिन में खत्म कर लिया जाए जो भी लड़ाई है। क्यों बेगुनाहों की जान जा रही है, तुम मारोगे, हमको ही मारना पड़ेगा, हम भी मार रहे हैं। तो इस रोज का जो ये झगड़ा है, एक ही दिन खत्म कर लेते हैं, जो बचेगा वो आगे तय करेगा बिहार का भविष्य। तो मोक सबसे पहले नोआवा जहानाबाद में सबसे बड़ा भूमिहारों का गांव है मगध का। नोआवा में कटनी का समय था, होली के जस्ट पहले। वहां अचानक से नक्सली गांव को घेर लेते हैं, गोलीबारी शुरू होती है। कटनी, उन लोगों का कहना था कि हम कटनी नहीं होने देंगे, और इधर से मुखिया जी ने कह दिया कि कटनी नहीं रुकेगी कहीं भी। ये रणवीर सेना मुखिया का ये ऐलान है कि कटनी नहीं रुकने देंगे, हमको गोली चलाना पड़े। लेकिन और सोचिए उस माहौल में गोली चल रही है और ढुआ रहा है बोझा, क्योंकि चैलेंज किया गया है। और उस तरीके से नोआवा में कटनी करवाई गई, गोली चला 2 तरफा, लेकिन मुखिया जी अपने बात पर काबिज रहे और उन्होंने कटनी करवा के नक्सलियों को पहली चुनौती
वहां दे दी, कोई कैजुअलिटी वहां नहीं हुआ। होली का दिन था, मोक में चढ़ाई कर दिया नक्सलियों ने। मोक का लड़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अंतिम लड़ाई था जो सामने सामने हुआ था। मोक की लड़ाई में पहले दिन लाल वर्दी में पीपल्स वार वाले अटैक करते हैं मोक में। मोक है गया के पास। सब लोग नोआमा की लड़ाई के बाद थक चुके थे लोग। जो बटालियन था रणवीर सेना के, वो लोग अपना घर जाना चाह रहे थे। वहां पे मुखिया जी से तीखी बहस भी लोगों की हो गई कि वो लोग चाह रहे थे कि होली का समय थोड़ा दिन के लिए, हम लोग इतना दिन से लड़ रहे हैं, हम लोग अब थोड़ा अपने बीवी बच्चा के पास भी जाए, क्योंकि दस्ता जो था वो जगह जगह जाकर लड़ता था किसानों के लिए। किसी गांव में जहां नक्सली कैंप ये कर दिए, नाकाबंदी कर दिए, तो वहां कैंप करके नाकाबंदी तोड़ा जाता था। वहां लोग अपने यहाँ रखते थे, लोग का रहने का इंतजाम करते थे, वो लोग लड़ते थे, नक्सलियों को भगाते थे, उसके बाद उस गांव को सुरक्षित कर देते थे। जब आश्वासन देते थे कि अब आज के बाद आप लोगों को कोई नहीं यहाँ छुएगा, तब फिर कहीं तब तक दूसरे गाँव से आ गया। तो रणवीर सेना इस तरीके से काम उस वक्त कर रही थी। मुखिया जी का बस ऐलान रहता था कि आप वहाँ इस गाँव में यहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ के लोग आए हैं, वहाँ चले जाइए। तो मोक के समय तक लोग थक गया था बहुत। अब सब लोग को भाई कि त्योहार अपने गांव पर मनाना है, बीवी बच्चों के साथ मनाना है, लोग जाने को तैयार हो गए। तब तक मुखिया जी कहे कि हमने जुबान दे दिया है मोक के गांव के लोगों को कि कटनी होगा, और अगर तुम लोग को सबको अगर अपना अपना बीवी बच्चा प्यारा है और सबको त्योहार ही मनाना है तो ठीक है, मुखिया ही लड़ेंगे, हम जा रहे हैं, तुम लोग मत जाओ, तुम लोग अपना अपना घर जाओ, हम मोक अकेले लड़े। अब मुखिया जी कह दिए कि खुद जा रहे हैं, तो भाई बूटन सिंह लोग थे, पुन शर्मा लोग थे, ये लोग बोले कि अब मुखिया जी को अकेले कैसे छोड़े, मुखिया है। इनको लोग सुप्रीमो कहता था, प्रमुख कहता था, मुखिया जी को कमांडर्स प्रमुख कहकर संबोधन करता था। हुआ कि प्रमुख जा रहे हैं अकेले, तो ये लोग अपना अपना छुट्टी कैंसिल करके लग गए। तो पहले दिन वहां पीपल्स वॉर वालों ने अटैक किया था। और अब सोचिए कि स्थिति ऐसी थी कि मात्र 8 लोग बचे थे लड़ने के लिए, और 8 लोगों ने उन 300 लोगों से लड़ाई ठानी थी, क्योंकि कुछ लोग तो लौट चुके थे। अब जो बाकी जिनके अंदर आया कि प्रमुख अकेले हैं, तो वो लोग लौट गए आधे पर से। स्थिति ऐसी हो गई कि एक दिन पीपल्स वॉर, दूसरा दिन का जो लड़ाई था, तो पीपल्स वॉर और एमसीसी मतलब रेड ड्रेस और ब्लैक ड्रेस एक साथ हो गया। 2 लोग एक साथ, अब 2 संगठन हो गए। उन लोगों ने डमी संगठन बुलाते थे वो लोग कॉल करके। अब 2 संगठन एक साथ लड़ रही है, यहाँ 8 लोग। लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर का टैक्टिक्स इतना बढ़िया था इन लोगों का, क्योंकि रणवीर सेना में मैक्सिमम जो लोग कार्यरत थे वो सब आर्मी से, मतलब आर्मी में भी लोग जाते थे, वहां से छुट्टी लेके यहाँ रणवीर सेना बनकर दस्ता में भी लड़ाई लड़ते थे। तो क्योंकि ट्रेनिंग उन लोगों की बहुत जबरदस्त थी, तो लगभग रणवीर सेना के अधिकतर जो बटालियन फोर्सेस थे वो लोग सब आर्मी से ही, या तो आर्मी के लड़के थे, या इसीलिए मियाँपुर नरसंहार में लोग कहता है कि ब्लैक कैट कमांडोज आए थे मियाँपुर नरसंहार करने के लिए, तो ब्लैक ड्रेसेस में ये बांधे हुए। तो क्योंकि आर्मी के जो भी लड़के, आप सोच सकती हैं कि जो जवान आपके बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, अगर उनका घर सुरक्षित नहीं है, उनका दिमाग अगर घर पे लगा हुआ है कि हमारी बीवी बच्चा घर पे असुरक्षित है, तो फिर वो जवान बॉर्डर पर अपना पूरा 100% दे सकता है? नहीं दे सकता। तो वो लोग भी, क्योंकि समाज का लड़ाई था, उनके गांव का, उनके परिवार का लड़ाई रहता था, छुट्टी ले लेके बांट दिया गया था कि 10 लोग ड्यूटी पर रहेंगे, तो 10 लोग छुट्टी लेकर उस समय आर्मी के सेना का लड़ाई लड़ेंगे। तो इन लोगों के पास वॉरफेयर इतना, गोरिल्ला वॉरफेयर में इतना निपुण थे लोग कि 8 की संख्या में नक्सली को समझ ही में नहीं आता था कि ये लोग कितना है। 8 ही का संख्या उन लोगों पे इतना भारी पड़ गया कि पहले दिन पीपल्स वॉर, दूसरे दिन पीपल्स वॉर और आईपीएफ और एमसीसी, और तीसरे दिन पीपल्स वॉर, आईपीएफ और एमसीसी तीनों मिल गए 8 पे ही। ब्लैक ड्रेस, रेड ड्रेस और ग्रीन ड्रेस, ये लोग अपना अपना बटालियन लेकर आए। और फिर भी रणवीर सेना कटवा के कटनी पूरा बोझा ढोवा दी, और उन लोगों को भागना पड़ गया, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आता गोली चल कहां से रही है, कितने लोग हैं। इन लोगों का एक प्रैक्टिस होता था कि मान लीजिए कि एक रन अप लेते हैं पीछे की ओर, और अपने से गिर जाना है। गोली तो उधर से चल रही है, सामने वालों को क्या लगा मार कि एक गिर गया, ये अपना पोजीशन गिर के ले लिए हैं, ठीक है, फिर क्रॉलिंग पोजीशन पे फायर यहां से हो रही है, तो इन लोगों को लगा इसको तो गिरा दिए, फिर गोली चल रही, तो और भी लोग वहां छुपे हुए हैं। ऐसे करके बार बार लोग ये दिखाता था कि हम गिर जा रहा है। ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते थे, यहां से भाग दिया जाता था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि आगे वाला तो पीछे गया,
मारा गया तो हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं पोजीशन लेने के लिए। तो जब कोई आगे बढ़े तो यहाँ से मार दिया जाता। तो जब कैजुअलिटीज होने लगी, लास्ट में ये भ्रामकता से कहा था ना कि बिना जाल के 52 कैसन। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 8 लोग लड़ रहे थे 300 के फोर्स से, और भागना किनको पड़ा? 300 लोगों को, और इन 8 ने जो वादा किया था गांव को उसको पूर्ण कर दिया। और देखिए यही सब चीज होता है ना जिससे लोगों का विश्वास बढ़ने लगता है कि आपने जो कहा वो करके दिया। गांव की इज्जत नहीं गई, संगठन की इज्जत नहीं गई, प्रमुख की इज्जत नहीं गई। और इसके बाद मुखिया जी ने लड़ाइयाँ तो कई हुई। बिलातरारी में भी सामने सामने मुठभेड़ हुआ था। मोक के पहले बहुत, उसमें संत शर्मा मारे गए, संत शर्मा को गोली लग गई, कैजुअलिटी जो हुई उसमें एक्चुअली उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि हाँ मुखिया जी ने हथियार उठाया। उसके बाद और उसके पहले मुखिया जी ने कभी भी किसी लड़ाई में खुद से इंटरफेयर नहीं किया या खुद नहीं पहुंचे किसी नरसंहार में, किसी कहीं पर भी किसी भी मुठभेड़ में मुखिया नहीं है। हाँ, लेकिन जहां मुखिया ने ये कह दिया है कि यहाँ की इज्जत बचाना आपकी जिम्मेदारी है तो संगठन को लग जाना है। आप नेपाल का एक वाकया है, नेपाल का मैं आपको वाकया बता रहा है। नेपाल नरेश उस वक्त जीवित थे और हिंदू राष्ट्र, इकलौता हिंदू राष्ट्र उस वक्त नेपाल हुआ करता था। नेपाल के हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के लिए नेपाल नरेश थोड़ा सा व्याकुल थे कि उस वक्त कम्युनिज्म वहां भी पहुंचना शुरू हो गया था और नेपाल में कम्युनिस्ट थ्योरी इतना प्रचलन में आ गई थी कि एक पार्टी बननी शुरू हो गई थी जो अंदर ही अंदर कम्युनिज्म का प्रसारण कर रही थी और जो चाह रही थी कि अब यहाँ पर भी लोकतंत्र आए और राजतंत्र खत्म हो। लेकिन क्योंकि एकमात्र हिंदू कंट्री था उस वक्त, हिंदू राष्ट्र था नेपाल, तो उसकी अस्मिता को भी बचाए रखना बहुत बड़ा जिम्मेदारी था राजा के ऊपर। तो नेपाल नरेश ने मुखिया जी, पहले तो उन्होंने अपने अगल बगल के जितने भी देश थे उनको लेटर भेजा, उनसे मदद मांगी। कोई ये लोग चढ़ाई करना शुरू किए थे, कहीं कहीं पर छोटी मोटी कैजुअलिटीज शुरू हो गई थी। अब ये अटैक शुरू हो गए थे। तो क्योंकि नेपाल अपनी आर्मी नहीं रखा था, नेपाल के पास उसमें आर्मी नहीं थी, आज भी गोरखा आधा भारत के लिए काम कर रहा है। तो नेपाल उस कंडीशन में नहीं था, नेपाल नरेश नहीं चाह रहे थे कि हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में आए। तो उन्होंने कई देशों से अपील की कि आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। ये हुआ नहीं, हो नहीं सका। इसलिए नहीं हो सका क्योंकि चाइना ही तो कम्युनिज्म का सबसे बड़ा गढ़ रहा है और वही तो चाहता था कि एक्सपेंशन पॉलिसी के थ्रू हर देश को कम्युनिस्ट थ्योरी देके और हम उसको एनेक्स कर लें, कैप्चर कर लें। तो चाइना ने मदद नहीं की। बर्मा और म्यांमार जैसे जो देश था वो थोड़ा कमजोर वीक देश में आता है। आप यहाँ पर जो आपका भूटान था, इसने ये तो चाइना के ही अंडर में उस समय रह रहा था, तो इसने भी मना कर दिया। भारत ने भी चाइना से उस वक्त ये लेने के लिए तैयार नहीं था, अदावत। तो भारत ने भी नेपाल की कोई खास मदद नहीं की। हाँ, आश्वासन दिया होगा। अंत में अब पता नहीं उनके मंत्रियों ने या जिसने भी नेपाल नरेश को ये बात समझाई कि बिहार बगल का राज्य है जो नेपाल से सटा हुआ है और वहां ब्रह्मेश्वर मुखिया एक वैसा व्यक्ति जिसने कब्र खोद दी है सीपीआई और कम्युनिस्टों की बिहार में। तो क्यों ना जो हम लोग इधर उधर ये कर रहे हैं और हिंदू आइडियोलॉजी के हैं भी ब्रह्मेश्वर मुखिया, तो अगर हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तो हम लोगों को लगता है कि वो मदद करेंगे। नेपाल नरेश ने एक लेटर लिखा था मुखिया जी को। बहुत दिन तक मुखिया जी के पास लेटर था। बाद में उनके मरने के बाद उनके भगिना के पास, सिल्वन का है, उनके पास रखा रहा था। पता नहीं किसके पास है, नहीं है। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि हमने कई देशों से मदद मांगी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र को बनाए रखने के लिए हमको सबसे उपयुक्त व्यक्ति एक अभी आप ही नजर आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना, पुनः स्थापना के लिए और इसे बचाए रखने के लिए नेपाल की सहायता रणवीर सेना करे। मुखिया जी ने तत्कालीन 3 जगह के एरिया कमांडर्स को, औरंगाबाद, अरवल, आरा, जहानाबाद, इन 3 जगह के एरिया कमांडर्स को तत्कालीन निर्देश दिया कि आप लोग अपनी अपनी बटालियन लेके तुरंत कूच कीजिए नेपाल की तरफ। वहां का राजा हमसे एक मदद मांगे हैं और कोई मदद मांग दे
और जहां बात अपने धर्म की हो तो हमारे तरफ से शहादत मंजूर है, क्योंकि देखिए यहाँ के लोगों को आदत नहीं थी नेपाल हिमालय के तराइयों में लड़ने की, ये हम भी जान रहे हैं। इसी वजह से बिहार रेजिमेंट जब इंडो सीनो वॉर हुआ था तो सबसे लास्ट में बिहार रेजिमेंट को बुलाया गया था, क्योंकि सिक्किम विक्किम तक जब ये लोग आगे बढ़ गए थे तो बिहार के रेजिमेंट को, जो दानापुर आपका रेजिमेंट है, कंटोनमेंट है, इन लोगों को तराइयों में या पहाड़ों पे लड़ने की आदत, थल सेना में ही ये लोग लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी बिहार रेजिमेंट ने एक निर्णायक मोड़ दे दिया था इंडोसिनो वॉर को, और बिहार रेजिमेंट का ही देन है, इसका रेस्पेक्ट इसीलिए किया था कि इसने इंडोसिनो वॉर को रोक दिया था। 7:21 का रेशियो, मतलब 1:3 का रेशियो हो गया था। तो अब बिहार के लोगों ने उस तरीके का माहौल दे, लेकिन औरंगाबाद क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां के लोगों को कहा गया कि आप लोग कुछ कीजिए। गया के लोगों को कहा गया, जो गया जहानाबाद के लोग थे, आप लोग बढ़िए, क्योंकि जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र है वही लोग पहाड़ का नियम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हिमालय है, नॉर्मल पहाड़ और हिमालय में फर्क है। आप एक किताब लिखी गई है नेपाल में, नेपाल और भारत और नेपाल करके, उसमें रणवीर सेना का जिक्र आता है। नेपाल का ही किताब है, आपको हम दे देंगे स्क्रीनशॉट्स हिंदुस्तान से लेकर के नेपाल के सारे न्यूज चैनल्स का, आपको दिया भी हमने कल, इसको चला दीजिएगा इसके ऊपर। रणवीर सेना ने नेपाल की तराइयों में जाके बॉम्ब ब्लास्ट किया, जहां जहां माओइस्ट लोगों की मीटिंग्स हो रही थी वहां कोशिश की कि उनको हैम्पर करें। उन्होंने कोशिश किया कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा पनप रही है उसको रोका जा सके, हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना हो। ये कार्रवाइयां चली थी, उस क्रम में कई रणवीर सेना के कमांडर्स पकड़े भी गए, जेल काठमांडू जेल में है आज भी, कई लोग बहुत दिन तक थे, हाल हमको लगता है 2019 तक कुछ लोग जेल में थे। लेकिन हमसे अगर मदद मांगी गई तो रणवीर सेना ने नेपाल तक जाकर लड़ाई लड़ने का काम किया, और इसका उल्लेख नेपाली न्यूज़पेपर्स और किताबों में मिलता है। तो इस संगठन से बड़ा कोई हिंदुवादी संगठन भी नहीं है। बाकी लोग सिर्फ बोल सकते हैं, कोई हिंदुत्व की लड़ाई अगर दूसरे देश में भी लड़ने के लिए अगर कोई तैयार हुआ तो यही संगठन हुआ। लेटर का बात आया नेपाल का, तो एक वाक्य फिर से आता है ब्रह्मेश्वर मुखिया का जब बात आता है तो, कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पत्र लिखा था कारगिल युद्ध के समय। कारगिल युद्ध के समय जब भारतीय सैनिकों की कैजुअलिटी ज्यादा हो गई थी, सबसे ज्यादा जो ऑफिसर रैंक के लोग थे वही मारे गए थे, तो एक समय के लिए जब लगने लगा था कि कहीं कारगिल हमारे तरफ से ये ना हो जाए, हम हार ना जाए, तो ज्यादा कैजुअलिटी जब होने लगी थी तो मुखिया जी ने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी को एक लेटर लिखा था, जिसका जिक्र कई बार ज्ञानेश्वर जी ने भी अपने इसमें किया है, पेपर में आया था, पेपर के माध्यम से ही में छपाया गया था उस समय। उन्होंने पूछा था माननीय मुख्यमंत्री से, ये प्रधानमंत्री से, कि अगर भारतीय सेना या प्रधानमंत्री हमको अलाउ करते हैं, अगर हमको आदेश दें, तो रणवीर सेना सरहद पर भारतीय सेना के साथ को इक्वल सपोर्ट करते हुए लड़ने के लिए तैयार है, और हमारे शहादत का या हमारे एबिलिटी पर आप शक नहीं कीजिएगा, हमारे हमको तो शहादत देने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नहीं इसको स्वीकार किया। सेना जो मतलब संगठन जो राष्ट्रवाद है, हिंदूवाद है, फिर भी उसे आतंकवाद का तमगा दिया गया। उसका मनोबल कैसे बना रहा, फिर भी वो अपने माटी के प्रति, अपने लोगों के प्रति इतना। देखिए यही चीज है कि दृढ़ संकल्पित जब आदमी होता है ना, ये दृढ़ संकल्प ही है जो आपको आगे लेकर चलता है, आपको बढ़ाता है। अगर मुखिया जी लोगों की बातों में आ जाते, कई लोग आपको हमने बताया कि कई जगह ऐसा हुआ था कि मुखिया जी को उठा दिया गया था, गांव में एंट्री नहीं करने दी गई थी, तो अगर उस समय हतोत्साहित हो जाते तो शायद वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। शायद आज इतना बड़ा संगठन जो कहा जाता है कि बिहार का सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला एक आर्म्ड प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वो खड़ा नहीं कर पाते, लेकिन मुखिया ने वो करके दिखाया। तो उनको पता था कि लोग बोलेंगे कुछ भी, जो क्योंकि उस वक्त जो पेपर्स पे द हिंदू अखबार आता था, ये सब नक्सली अर्बन नक्सल्स के कब्जे में। आज भी उस पर लिखने वाले लोग अर्बन, आप देख रहे हैं JNU से संचालित होने वाला जितने बड़े बड़े अखबार हैं या जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो एक माइंडसेट से लिखे जाते हैं। या तो एकदम प्योर फेमिनिस्ट विचारधारा के तौर पे लिखा जाएगा, प्योर कम्युनिस्ट विचारधारा के तौर पे लिखा जाएगा। तो जब आप एक माइंडसेट अपने खुद से तैयार करके और लोगों पर थोपने शुरू करते हैं, तो आज से आप 5-7 साल पहले अगर पीछे जाते हैं तो आपको शायद ही कहीं इंटरनेट पर मिलता है कि रणवीर सेना के बारे में कोई डिटेल, फोटोज तक अवेलेबल नहीं थी। आप जो आज फोटोज देख रहे हैं ना, वो रणवीर सेना एक जगह बैठी है, सब लोग राइफल लेके,
वो फोटोज भी बड़ी मुश्किल से बिलावर गांव से और सोनबरसा गांव से लाया गया था।